अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुली होने वाली है। कनाडा का 10 साल का वीज़ा कैसे मिला है, किसके लिए मैंने अप्लाई किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, कितने डेज़ में रिस्पॉन्स आया था, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, ये सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का वीज़ा मिल ही नहीं सकता है, 6 मंथ का मिलता है, 3 मंथ का मिलता है या इससे कम में मिलता है। वो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 मंथ का मतलब ये है कि अगर आपको 10 साल का भी कनाडा का विज़िटर वीज़ा मिला है या 5 साल का मिला है तो 6 मंथ का मतलब ये होता है कि आप कनाडा में 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कनाडा में स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपने स्टे करना है तो आपको IRCC को एक लेटर लिखना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि मैं यहाँ 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करना चाहता हूँ। आपका वैलिड रीज़न होना चाहिए, फिर IRCC आपका एक्सटेंड वो कर देती है। आपको यहाँ पे कितने मंथ का करता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। 6 मंथ का ये मतलब होता है। अब अगर आपको 10 साल का वीज़ा मिला है तो आपने यहाँ पे 6 मंथ से पहले ही आपने इस कंट्री से आउट हो जाना है। चाहे आप अमेरिका जाएं, चाहे आप मैक्सिको जाएं, किसी भी कंट्री आप जाएं, चाहे आप अपने बैक होम वापस चले जाएं, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो वो 10 साल का जो होता है वो मल्टीपल वीज़ा होता है। अक्सर मैं आप लोगों को यही कहता रहता हूं कि जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पासपोर्ट की ज़्यादा एक्सपायरी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सपायरी होगी उतने ही ज़्यादा आपको चांस होते हैं ज़्यादा वीज़ा मिलने के लिए। अब ये मैंने अप्लाई किया था अपने फैमिली मेम्बर का, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो कौन थे। जब वो कनाडा आ जाएंगे तो उनके साथ व्लॉग बना के आपके साथ भी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। पासपोर्ट का पीरियड उस टाइम रह रहा था 1.5 साल मेरा ख्याल रह रहा था, 17 मंथ या 18 मंथ इतना था। तो मैंने कहा है कि इसको रिन्यू करवाते हैं। कुछ टाइम हमने गुजार के फिर अपना पासपोर्ट वो रिन्यू करवाया था। पासपोर्ट रिन्यू करवा के 10 साल का उसको अप्लाई किया था। क्या पाकिस्तान में के लिए पासपोर्ट हमने अप्लाई किया था रिन्यूअल के लिए। जब पासपोर्ट अप्लाई किया तो तब तक मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी, अपने हैंड से भी और उनके हैंड से भी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दी। मैंने कहा इतना पासपोर्ट का प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है और इतना मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट कर लूँ। तो खैर जैसे ही वहाँ पे हमारा पासपोर्ट आ गया था 10 साल का, तो उसके बाद मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी की हुई। तो टाइम तो लगा है काफ़ी मुझे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने में भी टाइम लगता है। यह नहीं कि आपको टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ से जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उनको PDF फाइल बनाई, एक एक चीज़ देखी है। वहाँ पे जिसका मैं अप्लाई कर रहा था उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उनको PDF फाइल बनाई, उनका सारी चीज़ें एक एक चीज़ देख के मैंने दोबारा ये फ़ाइल सबमिट किया। जब आप लोग फ़ाइल सबमिट करते हैं तो आपकी हर एक चीज़ करेक्ट होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड का आपका एक भी अल्फ़ाबेट आपका चेंज हो जाए, ई की जगह C लग जाए तो उसका मीनिंग भी अलग बन जाता है, तो आपकी वो फ़ाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। तो मैंने सब कुछ देख के प्रॉपर फ़ाइल अपनी तैयार की है। और इसमें कितना टाइम लगा, जब मैंने फ़ाइल जैसे ही मैंने सबमिट की थी आफ्टर 3 डेज़ बाद बायोमेट्रिक की जो है ना वो रिक्वेस्ट आ गई कि जाएं आप लोग बायोमेट्रिक करवाएं। अब पाकिस्तान में बायोमेट्रिक 3 जगह पे होता है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में और कराची में। तो हम क्योंकि इस्लामाबाद थे तो वहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने बायोमेट्रिक की डेट सेलेक्ट की है। और जैसे ही बायोमेट्रिक मैंने बुक करवाया तो वहाँ पे मुझे नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। लेकिन जिस दिन हमारे लिए सूटेबल था मैंने उस दिन की अपॉइंटमेंट बुक करवाई और बायोमेट्रिक करवाई। जैसे बायोमेट्रिक करवाई ने ईमेल वगैरह दी होती है, उसमें आपको अप टू डेट आती रहती है कि अब आपकी बायोमेट्रिक हो गई है, अब आपका ये हो गया। सारा प्रोसेस जितना भी आपका जो आपने फ़ाइल लगाई होती है सारी अप टू डेट आपको उसमें आपको ईमेल में मिलती रहती है। खैर उसके बाद बायोमेट्रिक हमारी डन हो गई। जब बायोमेट्रिक हो गई तो मैंने कहा अब शायद हो सकता है इसमें ज़्यादा ही टाइम लगे, क्योंकि उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया था फेब में और मार्च में ही मुझे रिज़ल्ट जो है ना इसका मिल गया था। और उस टाइम पाकिस्तान के डेज़ शो हो रहे थे, जो आप लोग ऑनलाइन चेक करते हैं कि ये तो इतने ज़्यादा डेज़ हैं। उस टाइम 300 प्लस डेज़ जो है ना शो हो रहे थे और मुझे 28 डेज़ में रिस्पांस आ गया। 27 डेज़ या 26 डेज़ में मुझे लेटर आ गया था कि आप लोग अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। तो वो पासपोर्ट आपने सबमिट करवाना है, वही सेम 3 लोकेशन है। और फिर मैंने इस्लामाबाद में पासपोर्ट के लिए वहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है ना सबमिट करवाया था। अब इसके लिए सारे प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या थे,
प्रॉपर्टी के इसमें डॉक्यूमेंट्स लगे थे, बैंक स्टेटमेंट भी कोई लाखों में नहीं थी, आप कह सकते हैं कि हज़ारों में थी बस। तो वो बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई है। प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट्स उनके लगाए थे, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज वगैरह थी, क्योंकि जब आप ये चीज़ें लगाते हैं तो यही आपका प्रूफ होता है बैक टू कंट्री वापस जाने का, कि आप लोग कनाडा में स्टे नहीं करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके रिजेक्ट होते हैं वीज़ा या रिफ्यूज़ होकर आते हैं तो उनका यही लिखा होता है कि हम आपसे सर्टिफाइड नहीं होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको यही कहता है कि आप लोग कनाडा छोड़ के वापस नहीं जाओगे। खैर मैंने फिर उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाए और घर में ज्वेलरी जो चीज़ भी थी जिसकी आप समझते हैं अच्छी खासी इस टाइम वैल्यू है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार करके रेडी करके वो मैंने फिर सबमिट किए थे। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कोई लाखों में नहीं थी, सिर्फ हज़ारों में थी। उसके बाद जो मेरी हैंड से डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने उसमें सबमिट किए, अपनी प्रॉपर फाइल सबमिट करके 28 डेज़ में हमें कनाडा का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया। तो अब इंशाल्लाह मैं टिकट बुक करवाऊंगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसका अप्लाई खुद किया था। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि ख़ुद कैसे अप्लाई करना है, खुद अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। खुद अप्लाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। बस सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना आती हो, PDF फाइल उनकी बनाना आती हो। अगर आप कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छी खासी आपकी फ़ाइल होती है और वो रिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड भी करता है कि आप लोग अपनी फ़ाइल कैसे सबमिट करते हैं, कैसे उसको आप रेडी करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अक्सर आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सही भी होते हैं और उसके बाद भी रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो फिर आप दोबारा अप्लाई करें एक एक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने प्रॉपर अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं की होती है। जिनकी फ़ाइल प्रॉपर जो है ना वो सबमिट नहीं की होती है तो उनको लेट ही रिस्पांस आता है, और वो लेट यही आता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो अब मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप लोग कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करें तो कम से कम आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी 10 साल होनी चाहिए। 10 साल नहीं तो 5 साल हो, क्योंकि आपको ज़्यादातर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सके, ज़्यादा टाइम का वीज़ा मिल सके। अगर आप यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, आपको कोई जॉब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल जाती है तो फिर तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। चाहे आपकी वो सिंगल एंट्री भी हो तो तब भी ठीक है। मल्टीपल से ये है कि आप दोबारा आ जा सकते हैं, तो उसके मल्टीपल से ये फ़ायदा होता है। अगर अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सिंगल एंट्री मिल जाए, एक दफ़ा हम कनाडा चले जाएं, क्योंकि अक्सर के माइंड में यही होता है कि बस किसी तरीके से हम कनाडा चले जाएं, वहाँ पे अपनी जॉब वगैरह ढूंढें, वहाँ पे सेटल हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।